जीएस फॉर ऑल के करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज आइए हम प्रतियोगिता दर्पण के जून 2025 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे, जिसमें से देखिए पहला है दक्षिण कोरिया में महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति यून सुक योल को संवैधानिक न्यायालय ने पद से हटाया। इन पर यह आरोप है कि ये दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लागू कर रहे थे, जिसके कारण संसद ने इनके मार्शल लॉ लागू करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और इनको उनके पद के दुरुपयोग यानी मतलब कहा जाता है राष्ट्र को एक प्रकार से संवैधानिक संकट में डालना चाह रहे थे। इन पर यह आरोप लगा। देखिए दक्षिण कोरिया में ये मार्शल लॉ लागू कर रहे थे। 4 अप्रैल 2025 को इनको पद से हटा दिया गया और नए चुनाव की घोषणा 3 जून 2025 को की गई और 10 मई 2022 से राष्ट्रपति पर पद पर आए थे। देखिए राष्ट्रपति का नाम क्या है? यून सुक योल। यही आपको इंपॉर्टेंट है, देखना है कि कौन मार्शल लॉ लागू कर रहे थे और किस देश में हो रहा था, तो दक्षिण कोरिया में, ये ध्यान में रखिए। और राष्ट्रपति पद से हटाकर प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में दिया गया है। देखिए प्रधानमंत्री का नाम है हान डक शू नाम है इनका। बस इतना ही जानिए। दूसरा घटना देखिए, म्यांमार में भीषण भूकंप से तबाही, थाईलैंड में भी क्षति, भारत द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत कार्य प्रदान किया गया। तो इसमें हमको याद रखना है कि थाईलैंड और बर्मा में मार्च 2025 में भूकंप आया और भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित म्यांमार की राजधानी नापीते हुई और मांडले भी शहर प्रभावित हुआ और भूकंप की तीव्रता मैक्सिमम 7.7 रिक्टर पैमाने पर देखी गई, जो कि एक बहुत ही भयावह भूकंप थी, जिसमें करीब लगता है कि 3000 से अधिक लोग का तो सिर्फ सब निकाला गया और बहुत ज्यादा मारे गए होंगे लोग। और कहा जाता है 700 नमाजियों की भी जान चली गई। एक मस्जिद में वो नमाज पढ़ रहे थे, उसी दौरान भूकंप आ गई थी और इसके कारण सैन्य सरकार ने वहां आपातकाल की घोषणा कर दी। और सैन्य सरकार के वहां प्रमुख है म्यांमार में, इनका नाम ध्यान में रखिए, ये है मिन आंग हिलिंग है। और श्री नरेंद्र मोदी और मिंग हांग हिलिंग से टेलीफोन पर बात हुई और नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे म्यांमार को पूरा राहत कार्य ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। ये आपको ध्यान रखना है। और थाईलैंड में भी भयानक क्षति हुई और बैंकॉक में तो ऐसा कहा जा रहा है कि 33 मंजिला जो एक चीनी कंपनी द्वारा निर्मित इमारत थी वह ताश के पत्ते की तरह ध्वस्त हो गया। मतलब थाईलैंड और म्यांमार में मार्च 2025 में भूकंप आया और वहां दोनों राष्ट्राध्यक्ष का नाम ध्यान में रखिए। ऐसे तो प्रधानमंत्री का वहां नाम है पी सीनावात्रा, ये महिला है प्रधानमंत्री है। आइए अगला देखा जाए। बिम्स्टेक का छठा शिखर सम्मेलन बैंकॉक में संपन्न हुआ था। तो बैंकॉक थाईलैंड में है, ध्यान रखिएगा। और बिम्स्टेक का जैसा कि फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन है इसका। एक्चुअल जून 1997 में ये शुरू हुआ था 4 सदस्य से, फिर इसमें दिसंबर 1997 में ही इसमें देखा जाए तो म्यांमार को जोड़ दिया गया और इस तरह इसमें 5 सदस्य हो गए। फिर 2004 में इसमें नेपाल और भूटान को जोड़ दिया। इस तरह अभी वर्तमान में 7 इसके सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय ढाका में है, यानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बिम्स्टेक का मुख्यालय है। अब देखिए इसमें क्या है, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में बे ऑफ बंगाल के 7 देशों का समूह है, जैसा कि आप जानते ही हैं ये। और हर एक 3 वर्ष के अंतराल पर इसका सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो पहला सम्मेलन अगर देखा जाए तो जून 1997 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में ही हुई थी। और फिर आगे देखिए इसका जो ये छठा सम्मेलन बैंकॉक में जो संपन्न हुआ है उसकी थीम क्या है, प्रॉस्पेरस रेसिलिएंट एंड ओपन, यानी बिम्स्टेक समृद्ध लचीला व खुला, यही इसका थीम है, इसको ध्यान में आप रखिएगा। और देखा जाए तो 5वां जो है इसका शिखर सम्मेलन श्रीलंका में वर्चुअल तरीके से हुआ। तो यहाँ तो कोई राजधानी का प्रश्न नहीं होता है, तो ये वर्चुअल तरीके से 2022 में हुआ था। और चौथा नेपाल के काठमांडू में 2018 में संपन्न हुआ। और जो अगला होगा, ये छठा तो बैंकॉक में हुआ है
और 7वां जो है बांग्लादेश में प्रस्तावित है। ये ध्यान में रखिएगा, बस इससे आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 2025 में हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष से भी अपनी द्विपक्षीय वार्ता वहां की, इसी को दिया गया है इसमें। देखिए, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से इतर बैंकॉक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नेपाल के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख तथा म्यांमार के प्रधानमंत्री के साथ संक्षिप्त वार्ता हुई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ देखा जाए तो भारतीय पीएम से पहले तो मुलाकात बैंकॉक के प्रधानमंत्री से हुई, जो कि है सुश्री पी सिनावात्रा। इसका नाम ध्यान में रखिएगा, प्रश्न यही आपका बनेगा कि बैंकॉक के प्रधानमंत्री कौन है, सुश्री पी सिनावात्रा। और यह मुलाकात 3 से 4 अप्रैल को होती है। और इसी के साथ साथ अन्य देशों में, जिसमें 3 प्रमुख देश हैं, इनके राष्ट्राध्यक्ष से होती है। जैसे नेपाल के प्रधानमंत्री जो है श्री केपी शर्मा ओली से हुई, और इन्होंने कनेक्टिविटी और ऊर्जा परियोजनाओं पर चर्चा की। और अभी हाल फिलहाल नेपाल में राजशाही के समर्थन में, यानी वहां लोकतंत्र हटा के फिर से राजशाही लाई जाए, इसके लिए वहां बड़ी संख्या में लोगों का प्रदर्शन हुआ। तो यहाँ पर देखिए, नेपाल की राजशाही आंदोलन पर चर्चा हुई। भारत के प्रधानमंत्री कहें कि भारत एक लोकतंत्र में आस्था रखने वाला देश है, और वहां भारत का इस्तेमाल नेपाल में किसी प्रकार से लोकतंत्र को खतरे में नहीं डाल सकता है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, नेपाल के प्रधानमंत्री को कहा। और देखिए आगे, देखिए मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के अंतिम सरकार के प्रमुख सलाहकार हैं, उनसे भी बात हुई। और प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं को जो टारगेट किया जा रहा है और उस पर जो हमला हो रहा है, उसका मुद्दा उन्होंने उठाया वहां। और पूर्व बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना जो भारतीय प्रवास पर है और बार बार मीडिया में आती है कि उनकी बांग्लादेश सरकार द्वारा गिरफ्तारी की जाएगी, तो इस पर भी बातचीत हुई। और तीस्ता एवं गंगा जल समझौते के मुद्दे पर भी बात हुआ। आप जान लीजिए, भारत बांग्लादेश के बीच तीस्ता जल बंटवारा बहुत ही प्रमुख रहा है, और ये बार बार देखिएगा उलझता है इसमें। श्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के चेयरमैन और म्यांमार के पीएम से भी मुलाकात की। और म्यांमार में हुई जो मार्च 2025 में भयानक देखा जाए आपदा, प्रकृति आपदा आई, जो भूकंप से प्रभावित हुआ म्यांमार, उस पर बातचीत हुई। और ऑपरेशन ब्रह्मा भारत के तहत वहां राहत काल के लिए चलाया गया म्यांमार में, तो उस पर व्यापक रूप से उसकी समीक्षा की गई, और उस पर जो भी सहायता होगा वो भारत द्वारा प्रदान की जाएगी म्यांमार को। तो इसका आश्वासन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें खासकर राष्ट्राध्यक्ष का नाम ध्यान रखिए, जिसमें 2 राष्ट्राध्यक्ष, एक बैंकॉक के प्रधानमंत्री और म्यांमार के चेयरमैन, और म्यांमार के जो पीएम है उनका नाम ध्यान रखिए। और नेपाल तो जानते हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री श्री केपी शर्मा ओली है। आगे आइए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा। अब बिम्स्टेक सम्मेलन से वहीं से प्रधानमंत्री देखा जाए तो कोलंबो पहुंचते हैं। श्रीलंका की यात्रा पर 4 अप्रैल को कोलंबो पहुंचते हैं, और यह उनकी 3 दिवसीय यात्रा है। और वहां के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके वहां के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने दिसंबर में भारत की यात्रा की थी और प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था कि वह श्रीलंका की यात्रा करें, तो उसी यात्रा के अनुरोध को प्रधानमंत्री पूरा करने गए हैं। तो देखिए, भारत यात्रा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका की यात्रा कर रहे हैं, और श्री नरेंद्र मोदी की यह 4थी श्रीलंका यात्रा है। 2019 के पश्चात यह उनकी पहली यात्रा है। तो 5 अप्रैल को भारतीय मूल के तमिल नेताओं से भी श्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका में बातचीत हुई, और यह श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आश्वासन दिया गया कि श्रीलंका में जो तमिल रह रहे हैं उनके आवास से 10,000 आवास का उनका निर्माण किया जाएगा। और देखिए, उसके साथ साथ पवित्र स्थल सीता एलिया मंदिर एवं सामुदायिक परियोजना के निर्माण में जो भी मदद होगा वो श्रीलंका सरकार को भारत सरकार करेगी। तो यह उन्होंने श्रीलंका में वहां रह रहे तमिलों के लिए यह घोषणा की। और देखिए, श्री मोदी ने श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे भी वहां से गए, और उन्होंने शांति सेना स्मारक पर जाकर दिवंगत सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दिया। और भारत के पड़ोस से प्रथम नीति यानी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एवं
महासागर में श्रीलंका के महत्व पर भी चर्चा की। श्रीलंका प्रवास के दौरान मोदी अन्य स्थानों पर भी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किए श्रीलंका में। और इसके अलावा श्री मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कहा जाता है कि श्रीलंका सरकार के द्वारा विदेशी को दिए जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है। और इस प्रकार श्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय नेता है जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। और ये जानी इस प्रकार श्री नरेंद्र मोदी को विदेशों में से प्राप्त होने वाला यह 22वां पुरस्कार है। आइए अगले घटनाक्रम को देखा जाए। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट की भारत यात्रा। और आप चिली की राजधानी जानते हैं सैंटियागो है, इसको भी ध्यान में रखिए, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर लैटिन अमेरिकी देश चिली के राष्ट्रपति की यह यात्रा 1 से 5 अप्रैल तक हुई है। और 16 वर्षों के बाद किसी चिली के राष्ट्रपति की यह पहली बार भारत यात्रा है। और देखिए, और गैब्रियल जो है, गैब्रियल बोरिक फोंट, ये भी पहली बार भारत आए हैं यात्रा पर। और राजकीय संबंधों के 76 वर्ष पूर्ण होने पर यह यात्रा मनाई जा रही है। मतलब दो देशों का जो राजनयिक संबंध है उसके एक वर्षगांठ पर भी इसका आयोजन होता है। तो यहाँ देखिए 76 वर्ष पूर्ण होने पर यह मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने मेहमान राष्ट्रपति का स्वागत हैदराबाद हाउस में किया था, ध्यान रखिए दिल्ली में स्थित है। और कॉपर एवं लिथियम के रूप में अग्रणी यह देश भारत की सहायता करने के लिए तैयार है। और चीन चिली से इन खनिजों का सबसे बड़ा आयातक है। अभी तक के देखा जाए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उत्पादन कॉपर का यही चिली में होता है। और चिली में जानते हैं चुकिया कमाटा एक क्षेत्र है, वहां सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन होता है। और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का यह राष्ट्र समर्थन करता है। और 2 अप्रैल को ये राष्ट्रपति जो है गैब्रियल बोरिक फोंट ये आगरा के ताजमहल का अवलोकन किए। उसके बाद ये 3 अप्रैल को महाराष्ट्र पहुंचे जहां स्वागत वहां के राज्यपाल राधा कृष्णन ने किया। और उसके बाद 5 अप्रैल को यह बेंगलुरु पहुंचते हैं। और बेंगलुरु में जहां इनोवेशन समिट में भाग लेते हैं, किसी स्कूल में होता है ये इनोवेशन समिट, और वहीं से यह बेंगलुरु से ही अपने स्वदेश वापस हो जाते हैं। तो इतना घटनाक्रम में आपको सिर्फ राष्ट्रपति का नाम याद रखना है और चिली के से संबंधित अगर कुछ फैक्ट्स मिले तो उसको ध्यान में रखिए। आगे देखिए, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की पुर्तगाल एवं स्लोवाकिया की यात्रा की थी। तो देखिए 7 से 10 अप्रैल तक इन्होंने 2 देशों की यात्रा की है। और 27 साल बाद किसी राष्ट्रपति का यह पुर्तगाल यात्रा है। और इससे पूर्व अगर देखा जाए तो 1998 में तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने पुर्तगाल की यात्रा की थी। तो ये आप ध्यान में रखिए इसको। और ये 6 से 9 अप्रैल तक ये पुर्तगाल में रही थी। और राष्ट्रपति 6 अप्रैल को लिस्बन पहुंचती है। और वहां के राष्ट्रपति देखिए उसका नाम याद रखिए, मार्सेलो रेबेलो डी सूजा नाम है, समझ रहे, ये राष्ट्रपति का नाम है। ये आपके प्रश्न बन सकते हैं इससे। और वहां के प्रधानमंत्री लुइस मॉन्टेनिग्रो है, इनका नाम ध्यान में रखिए। तो मार्सेलो रेबेलो डी सूजा वहां के राष्ट्रपति हैं, उनका स्वागत वो करते हैं। और राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ यह देश मना रहा है। ये दोनों देश के बीच जो राजनयिक संबंध हुए उसके 50 वर्ष हो गए। और इसी उपलक्ष्य में इसने स्मारक टिकट भी पुर्तगाल ने जारी किया है, जिस स्मारक टिकट में अपने अपने देश की पारंपरिक महिलाओं की वेशभूषा को दर्शाया गया। वहां राष्ट्रपति जो है कि देखा जाए तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर, लिस्बन के एक प्रसिद्ध जगह स्थान है प्लाका डो एम्पोरियो में राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। द्रौपदी मुर्मू को जो गार्ड ऑफ ऑनर पुर्तगाल के द्वारा दिया गया वो है लिस्बन के नजदीक एक क्षेत्र है प्लाका डो एम्पोरियो में, वो कोई कैंपस है होगा। अब देखिए राष्ट्रपति मुर्मू जो है वो राष्ट्रीय कवि, पुर्तगाल के राष्ट्रीय कवि लुइस वाज डी कोमोस की समाधि पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। और जेरोनिमोस मठ गए, मतलब ये कोई मोनेस्ट्री है, वहां भी उन्होंने यात्रा की। और 16वीं सदी की वास्तुकला का यह अद्भुत नमूना है। ये मोनेस्ट्री जो है जेरोनिमोस मोनेस्ट्री, वह एक बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है, वहां के लिए देखा जा सकता है उसको। और भारत और पुर्तगाल के बीच फिलहाल मतलब 1.5 अरब डॉलर का व्यापार होता है, ये भी आप ध्यान रखिए। लिस्बन शहर की सिटी
की ऑफ ऑनर उनको दिया गया। मतलब लिस्बन शहर के जो मेयर थे उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया है। और फिर लिस्बन शहर में ही महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की प्रतिमा पर द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो पुष्पांजलि करती हैं। और उसके बाद श्रीमती मुर्मू राधा कृष्णन मंदिर में भी पूजा अर्चना करती है। और इस प्रकार उनका यह पुर्तगाल दौरा समाप्त होता है। तो इसमें आपको सिर्फ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम ध्यान में रखिए। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू फिर ये स्लोवाकिया की यात्रा होती है। ये 9 अप्रैल को स्लोवाकिया पुर्तगाल से पहुंचती है और उसकी राजधानी ब्रातिस्लावा में राष्ट्रपति पीटर पॉलीग्रेमी के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। और सबसे पहले राष्ट्रपति महोदया को मेहमान नवाजी के रूप में एक पारंपरिक पोशाक पहने हुए जोड़े ने मेहमान राष्ट्रपति को नमक के साथ रोटी दिया है। मतलब वहां एक परंपरा है कि कोई भी मेहमान आता है हो तो उसे नमक के साथ रोटी पहले दी जाती है। यह स्लोवाकी प्राचीन परंपरा है। और इसके बाद राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रेनी ने भारतीय ग्रंथों की एक स्लोवाक प्रति यानी उपनिषदों का एक अनुवाद है जो कि स्लोवाकी भाषा में हुआ था, तो उसे राष्ट्रपति मुर्मू को एक प्रति भेंट करते हैं। और सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन स्लोवाक राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और देखिए नाइट्रा में, मतलब स्लोवाकिया में ही एक स्थान है नाइट्रा में कंस्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रपति मुर्मू को देखिए महिला सशक्तिकरण, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को बढ़ाने के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। और इसी के साथ 11 अप्रैल को श्रीमती मुर्मू स्वदेश से वापस लौट जाती। अगले घटनाक्रम को देखा जाए, दुबई के क्राउन प्रिंस यानी यूए के उपराष्ट्रपति शेख हमदान बिन अल मखदूम की भारत यात्रा। और अल मखदूम जो है 8 से 9 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली पहुंचते हैं, जिनका स्वागत भारत के केंद्रीय पर्यटन एवं पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी के द्वारा किया जाता है। और मोहम्मद अल मखदूम जो कि क्राउन प्रिंस भी हैं और यूए के उपराष्ट्रपति भी हैं, उनके द्वारा बहुत से राजनयिकों के साथ मतलब रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रालयों के साथ द्विपक्षीय वार्ता होती है। और वे 9 अप्रैल को फिर मुंबई पहुंचते हैं और मुंबई में उद्यमियों के साथ एक कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और दोनों देशों के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर भी इनका होता है। और देखिए यूएई में 43 लाख भारतीय प्रवासी में सर्वाधिक दुबई में ही रहते हैं, ये आप डेटा को ध्यान में रखिए। और दोनों की वार्ता में एक यह भी पक्ष होता है कि आईआईएम जो अहमदाबाद में फेमस है सेंटर, तो उसी की एक शाखा जो है वह दुबई में खोला जाएगा। यानी आईआईएम का एक कैंपस से दुबई में भी खोलने की योजना बनी है दोनों देशों में। और उसके बाद उद्यमियों की समिति के बाद मुंबई से ही वे स्वदेश से वापस चले जाते हैं। अगले घटनाक्रम को देखा जाए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब की यात्रा। और जैसा कि जानते हैं 22 अप्रैल को ही पहलगांव में आतंकी हमला होता है। इसी बीच 22 अप्रैल को ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अरब पहुंचते हैं, सऊदी अरब पहुंचते हैं, जहां ये इस घटना के आतंकी हमले की घटना का पता चलने पर यात्रा को बीच में ही छोड़कर वे 22 अप्रैल की रात्रि में ही स्वदेश वापस से लौट आते हैं। तो देखिए इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016-2019 से में भी गए थे सऊदी अरब की यात्रा। मतलब अगर 2025 की भी यात्रा को मिला दिया जाए तो यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सऊदी अरब की यात्रा थी। और 2016 में ही इन्हें अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्रदान किया गया था। और देखिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस एवं प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री 22 अप्रैल को 2 दिवसीय यात्रा पर जेद्दा हवाई अड्डा पहुंचते हैं, जहां उन्हें 21 तोपों की सलामी से जो क्राउन प्रिंस हैं वो उनका स्वागत करते हैं। और देखिए ये जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वे 2023 में जो भारत में G20 का सम्मेलन हुआ था उसमें ये शिरकत करने के लिए भारत आए हुए थे। और इसमें देखिए लेकिन 22 अप्रैल को ही जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के कारण 22 अप्रैल को ही यात्रा स्थगित कर
मोदी स्वदेश से लौट जाते हैं और प्रिंस ने इससे जो आतंकी हमला हुआ था पहलगांव में, उसकी व्यापक पैमाने पर निंदा की और दोनों देशों को इकट्ठा होकर आतंकवादी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। और इसमें देखिए, वापस से जब 22 अप्रैल को लौट रहे थे तो प्रधानमंत्री को काफी पाकिस्तान के प्रति रोष था, जिसके कारण उसके हवाई क्षेत्र का उपयोग ना करते हुए वे दूसरे रास्ते से भारत लौटते हैं। ये सऊदी अरब से दूसरे रास्ते से वापस लौटते हैं, जबकि जाने के क्रम में वे पाकिस्तान के ही हवाई मार्ग का इस्तेमाल किए थे। तो ये आप ध्यान में रखिए। अगले घटनाक्रम को देखा जाए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की सपरिवार भारत यात्रा। तो 13 वर्ष से बाद किसी उपराष्ट्रपति की यह पहली भारत यात्रा है। इससे पहले देखा जाए तो जो बाइडेन भारत की यात्रा किए थे। तो देखिए यहाँ पर 21 से 24 अप्रैल 2025 को इन जो जेडी वेंस से भारत सपरिवार आते हैं, इनका स्वागत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। देखिए, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारतीय मूल की पत्नी उषा बाला चिलुकुड़ी वेंस तथा 3 बच्चे इवान, विवेक और मीरावेल के साथ भारत पहुंचते हैं। और इससे पूर्व 2013 में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बाइडेन भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे। तो ये ध्यान रखिए। और यह खबर में सिर्फ आप ध्यान रखिए, उपराष्ट्रपति का नाम जेडी वेंस भारत आए थे और उनकी यह अपनी ज्यादातर निजी यात्रा थी, लेकिन राजनयिकों के साथ भी आए थे और ज्यादातर उन्होंने राजकीय यात्रा कम और निजी यात्रा ज्यादा की थी। इसमें प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा उनका एवं उनके परिवार का स्वागत अपने आवास से लोक कल्याण मार्ग पर किया गया। तो ये इसलिए लिख दिया गया है ताकि आप उनका आवास ध्यान में रखिए। लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री का आवास है। आगे वेंस एवं उनका परिवार जयपुर में रात्रि प्रवास किया, जहां उनका स्वागत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एवं मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। और पहलगाम हमले के चलते जयपुर सिटी पैलेस की वेंस ने यात्रा रद्द कर दी। और देखा जाए तो 24 अप्रैल को प्रातः जयपुर से वाशिंगटन वे रवाना हो गए। आइए अगले घटनाक्रम को देखा जाए, जिसमें एक सिपरी की रिपोर्ट है जो सैन्य खर्चे पर दी जाती है और यह स्टॉकहोम से जारी की जाती है। और देखिए, स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है सिपरी। और 2024 में विश्व सैन्य खर्च में 9.4% की वृद्धि हुई थी और सैन्य खर्च के मामले में भारत का 5वां स्थान है। इसको ध्यान में रखिए। तो भारत में सैन्य खर्च में वृद्धि पिछले वर्ष यदि तुलना किया जाए 2023 और 24 के बीच, तो 1.6% की वृद्धि हुई, जो कि देश की जीडीपी का 2.3% है। ध्यान रखिए। और भारत जहां तक है सैन्य खर्च के मामले में, वह अपने पड़ोसी पाकिस्तान से 9 गुना ज्यादा खर्चे करता है। और देखिए, सैन्य खर्चे में 5 अग्रणी देश हैं जो सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। फिर अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद रूस, उसके बाद जर्मनी और 5वां स्थान भारत का है। तो इसमें आप भारत के स्थान और विश्व के अग्रणी 5 देशों का नाम ध्यान में रखिए। तो इस प्रकार आपने राष्ट्रीय घटनाक्रम के मुख्य चीजों को देखा। इसमें जो जिस देश की यात्रा हुई है या जिस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष भारत आए हुए हैं, तो उनका नाम आप ध्यान में रखिए और ज्यादा 1-2 बार आप देखिएगा तो ये ध्यान में रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।